हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम टू ब्लॉक्स सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक्स हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रिक्शन प्रेजेंट है बिटवीन द ब्लॉक्स, बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ ब्लॉक्स। उस केस में उनके एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कितना होगा। साथ ही साथ क्या वो एक साथ मूव करेंगे उस फोर्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, या फिर अलग अलग मूव करेंगे, उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग होगा। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं, तो इसको हम सवालों के ज़रिए समझेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए आपका 10 किलोग्राम, बी आपका 5 किलोग्राम। ब्लॉक ए पे फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ब्लॉक ए जिस सरफेस पर रखा है ना वो स्मूथ है, इसका मतलब ये सरफेस ब्लॉक ए पे तो कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं करने वाली, बट देयर इज़ अ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो रफ है और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो गिवन है 0.6। मतलब बी और ए के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होने वाला है। सवाल में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, वो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ये कि ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले ये जानना पड़ता है या फिर जानना चाहिए कि क्या दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो फिर तो लफड़ाई ख़त्म हो गया, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता, तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि अब ये मान लो ना कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ये कैलकुलेट कर ले कि ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, जिसको कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहीं यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, यानी मिडिल सरफेस पे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी। बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लो या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ज़रा बी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे ना तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। आप बोलोगे यार किस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, mg। साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों सरफेसेस के बीच में 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ऑफर करेगा और उसको हमने बोल दिया n। तो भाई जो नॉर्मल रिएक्शन 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक बी पे ऊपर ऑफर करेगा, वही नॉर्मल रिएक्शन 10 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो लगे हाथ इसको भी हम यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन जो कि ए पे लग रहा है ब्लॉक बी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। साथ ही साथ बी का यहाँ पे हो गया mg। ठीक है, और यहाँ पे हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना आसान है, ये आप जानते हैं, ये होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन के बराबर। म्यू आपका गिवन है 0.6, सो दिस इज 0.6। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो ना, तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है ब्लॉक बी, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि दोनों फोर्सेज जो होंगे आपस में बैलेंस्ड होंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि n इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर, n इज इक्वल्स टू एम जी। अब आप वैल्यू रखिए, इसका मास गिवन है 5 किलोग्राम, सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 50 न्यूटन, माफ करिएगा 50 न्यूटन। ठीक है, ये n। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं। सो यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाइड बाई हमने यहाँ पे किया 50, तो ये आपका हो गया 0, ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, यानी ये आपका हो गया 30 न्यूटन। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो सरफेस है ब्लॉक ए और बी के बीच की, ये मैक्सिमम 30 न्यूटन तक का फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अगर आप रेंज लिखना चाहें फ्रिक्शन की, तो भाई फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल्स टू 30 न्यूटन, यानी कि 0 न्यूटन से लेकर 30 न्यूटन तक यहाँ पे कुछ भी वेरी कर सकता है। भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना वो ज़रूरत के हिसाब से लगता है।
अगर कोई टेंडेंसी है ही नहीं बॉडी के अंदर मूव करने की तो वो लगेगा ही नहीं, मतलब ज़ीरो लगेगा। और मान लो कि कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इसको मूव कराना चाह रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इस केस में ये लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन जो आप कहेंगे, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम 30 न्यूटन तक जा सकता है, इतनी इसकी औकात है। ठीक है, अब देखिए ए पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। भाई ए को रोकने वाला कोई नहीं है, सरफेस स्मूथ है, इजीली मूव करना चाहेगा ये। ए बोलेगा बी से कि भाई हम तो आगे जा रहे हैं प्लस एक्स के तरफ, आप इधर प्लस एक्स मान लो, भाई तू भी हमारे साथ चल। तो ए क्या करेगा, बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर देगा। आप समझिएगा, ए जो करेगा वो बी पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर देगा। सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा नीचे दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर से, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ये किसने ऑफर किया, तो भैया ए ने बी पे ऑफर किया। भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन जो है ना वो पेयर में जनरेट होता है। तो अगर बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो ए पे यही जो फ्रिक्शन होगा दिस विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिलहाल बी पे लगने वाले फोर्स को हम देख लें। तो बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस ऑलरेडी हमने दिखा रखे हैं। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है प्लस एक्स की तरफ, वो एफ। तो इसको भी हम ऐसे दिखा दें, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ के बराबर। ठीक है, अब भाई ये फ्रिक्शन फोर्स ही इसको साथ में लेके जाएगा। 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक तो जा ही रहा है, क्योंकि इस पर तो इंडिविजुअली एक फोर्स लगा है 60 न्यूटन। अगर बी भी सामने जा रहा है तो इस फ्रिक्शन की वजह से जा रहा है। ठीक है, तो हम ये मान लें कि दोनों ब्लॉक्स जो है ना वो साथ में मूव कर रहे हैं, ऐसा हम मान ले रहे हैं बस। उसके बाद देखते हैं कहानी क्या होती है। लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ऐसे हम शुरू करते हैं कि लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। हमने मान लिया कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो इसे एज अ सिंगल सिस्टम, और दोनों का जो एक्सेलेरेशन है वो कॉमन, भाई साथ चल रहे हैं ना तो एक्सेलेरेशन सेम होगा। मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सेलेरेशन, ऐसे भी लिख दे रहे हैं, विद कॉमन एक्सेलरेशन स्मॉल ए। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ब्लॉक हैं, 10 किलोग्राम वाला, 5 किलोग्राम वाला। तो इसको ऐसे रैंडमली हम दिखा दे रहे हैं। ये हमारा हो गया 5 किलोग्राम, और जस्ट इसके नीचे जो है ये हमारा 10 किलोग्राम। ये 5 किलोग्राम का है, ये 10 किलोग्राम का है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ये एक साथ मूव कर रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ मूव कर रहा है, और इस पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है 60 न्यूटन का। अगर पूरे सिस्टम की आप बात करोगे ना बेटा, तो ये जो फ्रिक्शन है ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, तो इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है जो कि 60 न्यूटन। ठीक है, और इसका जो एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में हमने स्मॉल ए मान रखा है। ठीक है, अब वो इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई एफ नेट इज इक्वल्स टू सिस्टम का मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से अगर आप एक्सीलरेशन निकालो तो पूरा का पूरा जो नेट फोर्स लगा एक्सटर्नल डिवाइड बाई पूरे सिस्टम का मास आप लेंगे। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, फोर्स लगा एक्सटर्नल 60 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 + 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों अगर साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, और वो है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। आप बोलोगे यार कि देखो ये भी इस डायरेक्शन में ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, और ये भी जो है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है, आप बोलोगे यार कि इस पे सारे फोर्सेस अब दिखाई दो। एक तो फोर्सेस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दिस इज़ कितना है 60 न्यूटन। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। भाई बी पे फॉरवर्ड, तो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस पे जो है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये तो हमने मान के किया ना कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या सच में इनका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? भाई ये तो हमें जाननी पड़ेगी कि सच में ऐसा है कि नहीं। अब देखिए ज़रा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक बी पे फोकस करें, तो अब बोलोगे यार कि बी के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पे इकलौता फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी ये जो एक्सीलरेशन है वो इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आया होगा,
क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो फोर्स रहा होगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। हम पहले ये देख लें कि अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है तो ये फोर्स कितना रहा होगा उस केस में। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी का जो मास है दिस इज़ 5 किलोग्राम, तो ये हो गया 5 इंटू, साथ ही साथ एक्सेलरेशन इसका है 4, सो 5 4 ज़ा हो गया आपका 20 न्यूटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई वो आ गई 20 न्यूटन, ठीक है, ये 20 न्यूटन आ गया। यानी कि अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन का प्रेजेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और ये जो फ्रिक्शन है ऑब्वियस बात है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि भाई साथ में मूव कर रहे हैं तो कोई इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा, काइनेटिक तो होगा नहीं। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 20 न्यूटन होनी चाहिए, कब? अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तब। अब आप देखोगे क्या ये सरफेस यहाँ पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती थी क्या? आप बोलोगे यार कि बिल्कुल कर सकती थी भैया, यहाँ पे तो फ्रिक्शन जो अवेलेबल है ना वो तो हम कैलकुलेट करके बैठे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस सरफेस। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है ना 0 से लेकर 30 न्यूटन तक, ये फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल हो सकता है। यानी कि इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 0 से लेकर 30 न्यूटन तक कुछ भी बना सकती है। ज़रूरत कितने की है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर इस ब्लॉक को मूव करना है तो उसके लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत सिर्फ 20 न्यूटन है। क्या यहाँ से मिल नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा, 30 न्यूटन से तो कम ही है ना, 30 न्यूटन तक तो यहाँ पे फ्रिक्शन ये सरफेस प्रोवाइड कर सकती है। इसका मतलब कि हमारा ये मानना कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन, ये सही है। दोनों के दोनों क्या हैं, वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करें 20 न्यूटन से। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ये आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ये भी आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है, और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये आपकी है 20 न्यूटन। सो दीज आर आवर आंसर्स, ठीक है ना, ये हमारे आंसर्स हो गए। तो हमने चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा सर क्या हो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया, पहले तो हमने ये मान के एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया कि दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव करें, फिर हमने जब फ्रिक्शन के बारे में पता किया कि फ्रिक्शन कितना चाहिए तो हमें पता चला कि 20 न्यूटन। मान लो अगर यहाँ पे 35 न्यूटन आ जाता तब तो आप देखते तो बोलते यार कि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है वो 30 न्यूटन ही अवेलेबल है और चाहिए कितना 35, तब तो दोनों साथ में मूव नहीं करते। हाँ, तब दोनों साथ में मूव नहीं करते। फिर वैसे सवालों को कैसे डील करना है उसको भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? लेट मी पॉज। चलिए उसको हम अगले वीडियोस के ज़रिए समझते हैं। चलिए सो अगले सवाल में आते हैं, और इसमें चीज़ें कुछ आपको पहले वाले केस से डिफरेंट यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। तो सारा सीन वही है आपका, ब्लॉक्स के मासेस वही गिवन है, बस लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो हमने 100 न्यूटन यहाँ पे कर रखा है। अब ज़रा देखते हैं क्या सीन है। तो स्टार्टिंग वही से करना है कि अगर फ्रिक्शन यहाँ पे हम कैलकुलेट करें लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो भाई सब कुछ वही सीन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी वही गिवन है। तो आप बोलोगे कि एफ एक्स मैक्स बोल दो, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लो। ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू, यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है ना तो इसका नॉर्मल रिएक्शन यानी 50 अकाउंट किया जाएगा, मतलब सारा कुछ वही रहेगा। ये आपका हो गया 30 न्यूटन, क्योंकि बदला तो सिर्फ यहाँ पे है ना। पिछले वाले केस में जो फोर्स था वो 60 न्यूटन का था, इस वाले केस में जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ भी वही सीन है, भाई ये आगे जाएगा बी को बोलेगा भाई तुम भी आगे चलो, बी पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर देगा, ठीक है। तो बी पे फ्रिक्शन ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर दिया, वही फ्रिक्शन ए पे लग जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ ए पे एक और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये सारे फोर्सेस वगैरह हमने दिखा दिए। ये आपका हो गया फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका है 100 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स जो कि ए पे लग रहा है, ठीक है। और हमने माना बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन,
ठीक है। तो अभी हमने निकाला कि जो कॉमन एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी अगर सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे हैं तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अलग है ना, तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। ये आपका हो गया 100 नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया 10 + 5 15, ये आपका हो गया 15, ठीक है ना। तो 100 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आप देखोगे तो ये आपका होगा 5 से कैंसिल आउट करो तो 20 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अब थोड़ा ब्लॉक बी को देखते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक बी का मास जो है वो कितना है, ये 5 किलोग्राम है। इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट कर लिया, a इज इक्वल्स टू 20/3, ये दोनों का ही एक्सेलरेशन है, सॉरी 20 डिवाइड बाई, ये हो गया 20 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही है, 20 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है ना कि सेम एक ही साथ मूव कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही सर्फेसेस के बीच में, ये चीज़। अब अगर ये 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो इसको फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा। सबसे पहला काम तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन चाहिए कितना, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू, भाई इकलौता फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका हो गया 5, एक्सेलरेशन आपका हो गया 20/3 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 100/3 न्यूटन। या फिर आप इसको ऐसे देखो कि F इज इक्वल्स टू 100/3, आई थिंक 33 पॉइंट, आप ऐसे कह सकते हो 33 न्यूटन। अब जैसे ही आपने इसको देखा, आप बोलोगे यार यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया कि भैया अगर इस ब्लॉक को, अगर इस बी वाले को इस एक्सेलरेशन से मूव करना है ना, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी 33.33 न्यूटन, जबकि यहाँ तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन तक का ही अवेलेबल है। यानी कि ये जो सरफेस है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर 30 न्यूटन तक वेरी कर सकता था, लेकिन डिमांड कितने की है। अब बोलोगे यार 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना है तो डिमांड है 33.33 न्यूटन की। इसका मतलब कि हमारा ये मानना कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, ये गलत है। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे नहीं, ठीक है ना। यानी स्लाइडिंग होगी दोनों के बीच में, एक साथ मूव नहीं करेंगे। स्लाइडिंग होगी, फ्रिक्शन आपका काइनेटिक आ जाएगा, यानी फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लग चुका होगा, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लग चुका होगा। तो अब ज़रा इसको फिर से, इसमें क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी हमें वो ज़रा देखते हैं। एक बात तो हम श्योर हो गए कि ब्लॉक्स वोंट मूव कंबाइंडली, एक साथ मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, ये अलग अलग मूव करेंगे, ठीक है। तो जब अलग अलग मूव करेंगे तो सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स को पहले तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एक ब्लॉक, ये ऊपर वाला ब्लॉक हमने दिखा दिया और नीचे वाले ब्लॉक को भी दिखाई देते हैं, ये हमारा हो गया नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है। दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, साथ में मूव नहीं करेंगे, और दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो ऊपर वाला ब्लॉक है आपका ब्लॉक बी और ये है ब्लॉक आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया ब्लॉक, ये ब्लॉक बी हो गया और ये हो गया ब्लॉक ए। ए पे जो फोर्स लग रहे हैं वो लिख दें। तो ए पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में आपका 100, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होगा। बी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ, ये जो फोर्स है ये आपका हो गया 100 न्यूटन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो गया एफ। फ्रिक्शन होगा कितना, आप बोलोगे यार कि फ्रिक्शन पीक पे होगा अपने, पीक पे कहने का मतलब कि कितना होगा, तो आप बोलोगे यार कि फ्रिक्शन जो होगा पीक पे कहने का मतलब कि जो आपने निकाला है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उतना होगा, यानी 30 न्यूटन होगा। तो ये फ्रिक्शन आपका हो गया 30 न्यूटन, यहाँ भी ये आपका हो गया 30 न्यूटन। और हम मान लें कि ये जो ब्लॉक बी है ना इसका एक्सेलरेशन ए बी है और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है ए, ठीक है ना। अब आप इजीली यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ बोथ द ब्लॉक्स,
ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू, इसका एक्सेलेरेशन निकालना है तो फोर्स डिवाइड बाई मास, और इसका मास कितना गिवन है, तो इसका मास आपका 5 kg का है ना, ये 5 kg का है। तो इस पे लगा 30 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई इसका मास हो गया 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 6 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया बी का, और जो बी का एक्सीलरेशन है वो निकल के आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लगे हाथ ज़रा ए का भी भला कर दें हम लोग कि ए का क्या सीन है। अब बोलोगे ठीक है यार, ए का एक्सीलरेशन निकाला है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। नेट फोर्स में क्या, 100 इधर पीछे की तरफ 30, तो नेट आपका हो जाएगा 100 माइनस 30 डिवाइड बाई इसका मास कितना है, तो भैया ए का जो मास था आई थिंक 10 किलोग्राम है, इसका 10 किलोग्राम है। ठीक है, इसका जो मास है ये 10 किलोग्राम का है, यहाँ पे लिख दे रहा है, सो हो गया 10, सो 100 माइनस 30 70 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ए का जो एक्सेलेरेशन होगा वो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ बी जो होगा वो आपका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर आवर आंसर्स, ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। साथ ही साथ दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना कि फ्रिक्शन अपने पीक पे होगा। ठीक है, और वो कितना होगा, 30 न्यूटन का होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका होगा 30 न्यूटन का। ठीक है, सो ये सवाल थे, और 2 ब्लॉक सिस्टम को हमें ऐसे ही हैंडल करना होता है। और मान लो जैसे इसमें कई सारे केसेस बनते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फोर्स लोअर वाले ब्लॉक पे लगाया ना, क्या हो अगर फोर्स जो हो वो अपर ब्लॉक पे लग जाए, उस केस में क्या कहानी बनती है, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है। तो एक सवाल ये भी हम लोग लगे हाथ कर ही लेते हैं। सो पहले हमने ये माना कि दोनों ब्लॉक्स जो है वो एक साथ मूव करेंगे, मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, तो लोअर ब्लॉक को तो रोकने वाला कोई है नहीं। अगर ये 90 न्यूटन का फोर्स अपर ब्लॉक पे लगा है, तो ये आगे जा रहे बोलेगा यार इसको तुम भी आगे चलो, इस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर देगा। तो पहले तो हम ये मान लें कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इनका जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन और ये जो है कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। एक्सटर्नल फोर्स लगा है 90 न्यूटन डिवाइड बाई पूरे सिस्टम का मास 20 प्लस 30 10 कितना है, ये 30, तो ये आपका आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, यानी एक साथ अगर मूव कर रहे हैं तो इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है, बी क्या करेगा, ए पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगा देगा, तभी तो साथ में मूव करेंगे ना। तो बी पे लगने वाला फोर्स एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो गया, जो बी पे फॉरवर्ड लगेगा वही ए पे जो होगा वो बैकवर्ड लगेगा, तो नहीं, जो ए पे फॉरवर्ड लगेगा वही ए पे जो बी पे जो होगा वो बैकवर्ड लगेगा। तो ये आपका फ्रिक्शन हो गया एफ, ये आपका फ्रिक्शन हो गया एफ। नॉर्मल्स वगैरह हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे। ठीक है, साथ ही साथ एक काम और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, तो बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा, साथ ही साथ ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये इसका हो गया एम जी, चूँकि बी वर्टिकली इक्विलिब्रियम है, तो आप बोलोगे यार कि एन की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, यहाँ पे और ज़रूरत है, जो एन की वैल्यू होगी वो होगी एम जी के बराबर, और बी का मास कितना है 20 किलोग्राम, तो ये आपका हो जाएगा 20। एक चीज़ यहाँ पे एक काम करो आप यहाँ पे इसको चेंज कर लो, ये 20 नहीं है, ये 20 ये नीचे वाला है, माफ़ करना, ये 20 नीचे वाला है, देख के भी लग रहा है ना, ये 10 किलोग्राम है। ठीक है, ये 10 किलोग्राम, ये 20 किलोग्राम। ओके, तो ये 20 नहीं है, ये 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू जी को आप 10 लिख लो, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगा म्यू टाइम्स, म्यू आपका है 0.8 टाइम्स
एन, और एन आपका हो गया 100, तो ये आपका हो जाएगा 80 न्यूटन। यानी आप कह सकते हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो 0 से लेकर 80 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। भाई यहाँ पे कितने की ज़रूरत है उस हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को वैरी करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब ज़रा देखते हैं कि भैया बी का जो एक्सेलरेशन है, जो हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, भाई ए का भी वही बी का भी वही, तो ए के पास एक्सेलरेशन इधर आया और वो आपका है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है और ये है आपका, ये भी आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पे एक इधर भी फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली बी पे अप्लाई हुआ है, ये है आपका 90 न्यूटन। अब ज़रा आप इस ए को आप गौर करो, ए को जब आप देखोगे आप बोलोगे यार कि ये तो 20 किलोग्राम का है, साथ ही साथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ए पे कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा है, ए पे जो भी फोर्स लगा है वो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन है, यानी बी ने जो फ्रिक्शन ए पे लगाया उसी की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आया होगा। तो भैया अगर ये एक्सेलरेशन है इसके पास तो फ्रिक्शन कितना चाहिए यहाँ पे? आप बोलोगे ठीक है यार देख लेते हैं फ्रिक्शन कितना चाहिए। तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका है 20 और एक्सेलरेशन है 3, तो आप बोलोगे F इज इक्वल्स टू 2 3 6 यानी 60 न्यूटन। यानी कि ए अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे अवेलेबल फ्रिक्शन यानी कि जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 60 न्यूटन का होगा। क्या ये 60 न्यूटन, और ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा क्योंकि साथ में जा रहे हैं ए और बी, तो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन 60 न्यूटन यहाँ पे हो सकता है? क्या आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो 80 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे इसका मतलब कि हमारा ये मानना कि दोनों एक साथ मूव करेंगे वो सही है, ठीक है ना। तो एक आंसर तो हमने निकाल लिया, क्या दोनों आंसर हमने निकाल लिए। एक तो दोनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, साथ ही साथ जो दोनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, प्लस लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो 60 न्यूटन होगा GFS। आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट करो, वही निकल के आएगा। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट करो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 90 माइनस FS, सो 90 माइनस ये हो गया FS इज इक्वल्स टू मास बी का है 10, तो ये हो गया 10 गुणे एक्सेलरेशन 3, ठीक है 10, हाँ एक्सेलरेशन 3 हो गया, सो आपका 90 माइनस FS इज इक्वल्स टू ये हो गया 30, सो FS इज इक्वल्स टू ये आपका इधर आ जाएगा, FS को उधर कर लो, सो 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दोनों सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन है वो 60 न्यूटन ही निकल के आएगा। देखो यहाँ से भी 60 आया, यहाँ से भी 60 आया, मतलब दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो 60 होगा। साथ ही साथ दोनों एक साथ मूव करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें बदलती कहाँ हैं भाई? अगर आपने ये देखा कि भाई दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं और उसके लिए जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड चाहिए उतना फ्रिक्शन अगर अवेलेबल ही ना हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, वहाँ से दूसरे केस पे आ जाएंगे और ये मानेंगे कि भाई दोनों एक साथ तो मूव नहीं कर रहे हैं, दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसी में अगर इसी सवाल में थोड़ी सी चीज़ें हम बदल दें, जैसे हमने क्या किया कि लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन ना करके 130 न्यूटन कर दिया, ठीक है। 130 न्यूटन कर दिया तो पहला आपका स्टेप ये है कि आप मान लो कि दोनों साथ में मूव करेंगे, तो जब भी आप कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे ना, ये कॉमन एक्सेलरेशन, तो ये आपका कितना निकलेगा, नेट फोर्स 130 डिवाइड बाई टोटल मास। देखो यहाँ भी वही है, तो इसको पहले सही करते हैं। ये आपका 10 है, नहीं सही है, यहाँ पे सही लिखा है हमने, सही यहाँ पे हमने सही लिखा है। हाँ 130 न्यूटन नेट फोर्स है, साथ ही साथ टोटल मास कितना है 20 + 10 यानी ये आपका हो गया 30, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। अब 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इन दोनों का जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़रा फोर्सेस को हम देखें तो सारा सीन वही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वही है, मासेस वही हैं। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप देखेंगे तो पिछले केस में हमने निकाला था वही है, तो पिछले केस में हम निकाला था 80 न्यूटन आई थी। तो ये आपका जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन आप इसको कह लो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ये आपका है 80 न्यूटन, ठीक है। ए पे डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा 130, बी पे, ए पे
कोई फोर्स नहीं लगा है, मतलब ए अगर आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा होगा, मतलब ए पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है। किसने लगाया होगा? बी ने लगाया होगा, ठीक है। वही फ्रिक्शन बी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वही फ्रिक्शन हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन। ए का जो मास है वो आपका है 20 किलोग्राम, ठीक है। और साथ ही साथ अभी हमने निकाला कि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। बी पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा था 130 न्यूटन का, ठीक है। तो ये आपका हो गया 130 न्यूटन। साथ ही साथ दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, हमने माना है, अभी तो पता चलेगा ना कि साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ हो गई। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो कैंसिल करोगे, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 4.3 आप कह सकते हो इसको, 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 13.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना चाहिए इसको? फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 20 और एक्सेलरेशन है आपका, इसको हम लिख दें 4.3, ठीक है। तो ये आपका होगा 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये आपका हो जाएगा 86 न्यूटन। अब देखिए कहानी यहाँ बदल गई भैया, अगर ये 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो इसको 86 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए होगा। आप बोलोगे यार कि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो तो हमारे पास 80 न्यूटन तक ही अवेलेबल है, 80 न्यूटन से तो ज़्यादा फ्रिक्शन मिल नहीं सकता यहाँ पे इस केस में। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी, फ्रिक्शन इन दोनों को बात के नहीं रख पाएगा, औकात के बाहर फ्रिक्शन यहाँ पे चाहिए, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है अवेलेबल? 80 न्यूटन का अवेलेबल है। तो बस यहीं से चीज़ें बदल गई और आप ये कहेंगे कि भाई दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे और दोनों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, यानी फ्रिक्शन अपने पीक पे होगा, जितना मैक्सिमम लग सकता है उतना लगेगा, यानी 80 न्यूटन का फ्रिक्शन लग चुका होगा, ठीक है। तो अब यहीं पे दोनों ब्लॉक्स को हम अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया ब्लॉक ए एंड दिस वन इज़ ब्लॉक बी, ठीक है ना। ये आपका ब्लॉक ए है, ये आपका ब्लॉक बी है, ठीक है। ए पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा एफ वो अपने मैक्सिमम पे होगा, और मैक्सिमम कितना अवेलेबल था? 80 न्यूटन का। ए का जो मास है वो कितना है? 20 किलोग्राम है, ठीक है। तो आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो 80 डिवाइड बाई 20, यानी ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ए निकला वो निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई बी भी जो होगा वो अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो इसका तो एक्सेलरेशन हम निकाल लिया। इसमें जो फोर्सेस है वो दिखा दो। तो भाई इधर तो लग रहा था 130 न्यूटन, साथ ही साथ फ्रिक्शन जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी पीक पे होगा 80 न्यूटन, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो चुकी है ना, दोनों साथ साथ मूव नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम पे ही होगा। साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लिया हमने एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसका इस डायरेक्शन में था एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर आप निकालो तो नेट फोर्स डिवाइड बाई मास, तो ये हो गया नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। नेट फोर्स कितना? 130 माइनस 80, सो दिस इज़ 130 माइनस 80 डिवाइड बाई मास। इसका कितना है? सो बी का मास आपका गिवन है, आई थिंक 10 किलोग्राम गिवन था। बी जो है आपका 10 किलोग्राम का है, ये आपका है 10 किलोग्राम, सो डिवाइड बाई 10। सो 130 में से जी आपका हो जाएगा 30 घटा हुआ 5 से 50 हो जाएगा, ये 50 डिवाइड बाई 10, ये कट गया तो ये आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। साथ ही साथ दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लिया, और जो फ्रिक्शन होगा वो 80 न्यूटन होगा दोनों के बीच में। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको देखें दोबारा लेक्चर को। इसमें एक दो और सवाल हैं जो थोड़ा जनरल फॉर्म में है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे ये एक सवाल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू गिवन है, वही पूछ रहा है। हर सवालों में हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया हुआ था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है,
और क्या कंडीशन लगाया वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।